अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EB2 टू USA लाइव विद ग्रीन कार्ड के साथ हाजिर हुआ हूँ मोहम्मद जैन। और बहुत सारे लोगों की जो है वो कमेंट आ रहे थे और कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे कि चूँकि जो है वो मैं खुद EB2 NIW के थ्रू अपना इस्लामाबाद एम्बेसी में जो है वो इंटरव्यू हुआ है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंटरव्यू से रिलेटेड, चाहे वो IR1 हो, EB2 हो या फिर ये कोई अपनी फैमिली कैटेगरी का कोई भी हो। तो आज ये उनके लिए जो अपने इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं या उनके पास इंटरव्यू लेटर आ गया है और वो इंटरव्यू देने वाले हैं, तो उन सब के लिए आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इंटरव्यू से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है और फिर इस्लामाबाद एम्बेसी में आपने किस तरह से जाना होता है। तो सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लें तो आपने अपने और अपने तमाम फैमिली मेम्बर के, अगर आप सिर्फ IR1 का जो है वो एप्लीकेंट है तो आप लाजिमी बात है कि सिर्फ आपका ही इंटरव्यू होगा, तो आपने अपने तमाम तरह सिविल डॉक्यूमेंट और याद रखिएगा कि अगर IR1 है तो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट करंट जो है वो आप उनका लेके जाइएगा, जिसमें उनका टैक्स रिटर्न्स वगैरह सारे लगे हुए हो, ताकि जो है वो अगर वीज़ा ऑफिसर आपसे मांगे तो आप उनको प्रोवाइड कर सकें। और जो मेन चीज़ है EB2 NIW के लिए, EB2 NIW वाले जो है वो अपने साथ DS-260 फॉर्म साथ में रखेंगे और साथ में अपने तमाम सिविल डॉक्यूमेंट और अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट और जो फैमिली के जितने भी सिविल डॉक्यूमेंट है वो, और आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और ओरिजिनल CNIC के साथ जाना होता है। और आप जब इंटरव्यू में इस्लामाबाद एम्बेसी पहुंचते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले सुबह में 7 बजे जो इनका इस्लामाबाद एम्बेसी का गेट ओपन होता है। तो जिस हिसाब से अगर इंटरव्यू का टाइम है, अगर 9 बजे का आपका इंटरव्यू है तो कोशिश करें कि 1 घंटा पहले पहुंचे। अगर किसी का 7 बजे इंटरव्यू है तो वो 6 बजे पहुंच जाए। तो इसी तरह से जो है अब वो आपके जिस तरह से टाइमिंग्स है, इस्लामाबाद एम्बेसी ने आपको इंटरव्यू पे जो टाइम दिया है उससे 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचे, ताकि आप जो है वो इंटरव्यू हॉल तक पहुंचते पहुंचते आप जो है वो टाइम पे पहुंच जाए। तो आपने सबसे पहले जो है वहाँ पर वो शटल लेनी है। अब शटल की वहाँ पर वैसे तो नॉर्मली 500 जो है चार्जेस लिखे होते हैं, लेकिन शटल सर्विस जो है वो उनके कभी 2500 फीस हो जाती है या वो कभी 1500 फीस हो जाती है। तो जो हम जिस टाइम पे गए थे तो हमसे जो है वो ईच पर्सन जो है वो 1500 रुपीज़ चार्ज किए थे। तो शटल सर्विस में जब आप बैठते हैं तो वो तमाम एम्बेसी से होते 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 आपकी US एम्बेसी तक जो है वो आपको ड्रॉप ऑफ करती है। तो जैसे ही आपने US एम्बेसी पे ड्रॉप ऑफ करती है तो बाहर जो एक आपके पास एक वहाँ का उनका स्टाफ जो है वो आपको मिलेगा। वो आपका सबसे पहले इंटरव्यू लेटर चेक करेगा कि जी ये जनाब आपका इंटरव्यू लेटर है कि नहीं है। जब वो आपका इंटरव्यू लेटर चेक कर देगा वो आपको बताएगा कि आपने किस तरह से जो लिफ्ट में बैठ के और ऊपर जाना है। उस लिफ्ट में बैठ के आप जब फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे तो वहाँ पर 2 तरह के जो है वो पार्टीशन बने हुए। एक साइड है आपकी नॉन इमिग्रेशन वीज़ा, जहाँ पर जो है वो B1 और B2 वीज़ा के इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, और दूसरी साइड जो है वो आपकी होती है इमिग्रेशन वीज़ा इसकी। तो जब आप इमिग्रेशन वीज़ा के वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी एक आपको बाहर रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। वो आपको एक फोल्डर देंगे और आपको एक नंबर दे देंगे। तो उस नंबर का आपने वेट करना होता है। उस नंबर पे जब आपका सामने काउंटर पे आपको कॉल आउट होता है तो वहाँ आपने काउंटर पे जाके सबसे पहले अपने जो है वो बायोमेट्रिक करने होते हैं और उनको उस फोल्डर के अंदर तमाम आपने वो एक चेकलिस्ट देते हैं कि आपने ये ओरिजिनल चीज़ें जो है वो उस फोल्डर में डाल देनी होती है। वो फोल्डर आप प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपकी फैमिलीज़ का जो है वो बायोमेट्रिक होगा, आपका बायोमेट्रिक होगा, और साथ में आप उनको अपनी जो है वो फोटोग्राफ जो US के मुताबिक जो फोटोग्राफ साइज़ है 2x2 वो आप उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें वो आपकी जब वो देख लेता है वीज़ा जो रिप्रेजेंटेटिव है काउंटर वाला, उसके बाद वो आपका नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जब वो देख लेता है आपके तमाम तर डॉक्यूमेंटेशंस करेक्ट है, FRC वगैरह आपके तमाम सिविल डॉक्यूमेंट उनके पास है, फिर उसके बाद यानी कि पासपोर्ट भी वो आपसे ले लेता है। उसके बाद आपका फाइनल स्टेज जो US एम्बेसी में जो इंटरव्यूज ले रहे होते हैं उसके पास आपका केस जाता है। वो आपको एक और टोकन नंबर दे देता है। उस टोकन के कॉल आउट पर आपने अपने उस नंबर के मुताबिक उस काउंटर पे जाना होता है। तो सबसे पहले EB2 के लिए मेन जो इंटरव्यूज क्वेश्चंस है वो ये है कि सबसे पहला आपसे आपकी क्वालिफिकेशंस पूछी जाती है कि आपने क्या एजुकेशन है। फिर वो आपसे आपकी फील्ड के बारे में पूछता है। फिर वो आपके एक्सपीरियंस के आप क्या करते हैं और उसके बारे में बताएं। तो ये 2-3 चीज़ें होती है। और उसके बाद वो मिसेज स्पाउस से आपकी जो है ना वो कोई भी एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही है, या आपसे भी पूछ सकते हैं ट्रैवल हिस्ट्री आपकी क्या रही है।
ये पूछ सकते हैं। फिर आपकी मिसेज से जो है वो पूछ सकते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस तरह के छोटे छोटे सिंपल से आंसर होते हैं और वो आपने उनको इंग्लिश में देने होते हैं। और मैं यही समझता हूँ कि आपने जो इंटरव्यू के अंदर जो बात करनी है वो टू द पॉइंट करनी है। आपने अगर एक सवाल पूछा है कि व्हाट्स योर नेम, तो आपने सिर्फ जवाब देना माय नेम इज मोहम्मद जैन। तो इसी तरह से आपके अगर वो पूछते कि आपके पास कौन सी डिग्री, तो आई होल्ड अ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री इन फाइनेंस। तो आपने सिंपल सा उसको अपनी क्वालिफिकेशन में जो है एक लाइन में जवाब देना है, ताकि वो आपसे नेक्स्ट कोई एक्स्ट्रा सेक्शंस पूछे या ना पूछे। तो ज़्यादातर होता ही है कि आप जितना लंबा जवाब देते हैं उसमें से फिर वो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल आते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप पॉइंट टू द पॉइंट बात कीजिए, उनको उस इंटरव्यू में कोई ऐसा मौका ना दें कि आपके मुंह से कोई ऐसी गलत वर्ड निकल जाए जिसके ऊपर वो मजीद क्वेश्चंस कर ले और वो सेटिस्फाई ना हो और वो आपको फिर जो है इसके बाद मसला आ जाए आपके लिए। तो इसके बाद जो है वो आपसे पूछते हैं कि आपकी मास्टर की आपने किस फील्ड में किया, तो आपने बताया था मैंने फाइनेंस में किया। तो आप बता देंगे कि फाइनेंस का ताल्लुक बैकग्राउंड ये है कि इसमें टैक्सेशन भी होती है, इसके अंदर बिजनेस बैंकिंग होती है, इसके अंदर मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है। तो इसमें से आप 4-5 उनको जवाब दे देंगे कि भाई ये सब्जेक्ट्स जो है वो MBA के अंदर होते हैं और फाइनेंस के अंदर ये होता है। मेरा मेजर फाइनेंस का था तो मैंने टैक्सेशन पढ़ी है, मैंने स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस पढ़ा है। तो आप इस तरह से करके उनको जवाब दे देंगे तो वो पूछेगा ठीक है, उसको वो सेटिस्फाई होगा कि आपको इस MBA डिग्री के बारे में पता है। तो इसी तरह आपकी जो फील्ड है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, उसमें से आपको वो 2-3 सवाल करते हैं और उसके बाद जो है वो आपको एक पेपर जो है वो आपको दे देते हैं कि योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव, और वो पासपोर्ट आपसे रख लेते हैं। अगर वो आपके पासपोर्ट ना रखें और वो आपको कहते हैं कि यार हमारा सिस्टम नहीं चल रहा, बाद औक़ात ये भी होता है कि आपका रिफ्यूज़ल दे देते हैं एक लेटर कि यार हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर इस वक्त हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है और हम आपको जो है वो रिफ्यूज़ करते हैं, लेकिन हम आपका वीज़ा स्टैम्प करके दे देंगे, 1 हफ्ते के बाद आपका स्टेटस कुछ चेंज हो जाएगा और आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये होता है AP, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग कहलाता है। तो इसके अंदर भी आपने घबराना नहीं है। अगर वो आपको पासपोर्ट भी वापस कर देते तो भी आपने घबराना नहीं है। उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशंस की आपसे रिक्वायरमेंट की, क्योंकि बाद औक़ात होता ही है कि वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता, वो कहता है यार आप पुलिस सर्टिफिकेट दे दो। वैसे तो यहाँ पाकिस्तान से पुलिस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि वो कहता है कि यार पुलिस सर्टिफिकेट के साथ जमा करा दो, तो वो आपके AP के अंदर लिख देता है भाई पुलिस सर्टिफिकेट मैंने डिमांड कर ली है। या लेटेस्ट बहुत सारे लोगों से जो है वो लेटेस्ट CVs मांग लिए, तो वो जैसे ही आपको गाइडेंस दे दे कि यार ये आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं, लेकिन वो डिनाई नहीं होता। आपने उसको अप्रोप्रिएट मेल, आपको जैसे ही आप वीज़ा इंटरव्यू से जाते हैं तो आपको एक ईमेल आती है। मुझे तो ईमेल नहीं आई थी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे अप्रूवल मिल चुका था, तो मेरा 1 महीने के अंदर पासपोर्ट भी आ गया था। तो बात ये है कि अगर आपके साथ इस तरह की अगर कोई सिचुएशन आ जाती तो आपने वो डॉक्यूमेंट उनको टाइमली प्रोवाइड करना होता है। जब वो टाइमली प्रोवाइड उनको मिल जाता है तो उसके बाद वो आपको एक और ईमेल करते हैं कि आप हमें जो है वो पासपोर्ट सेंड कर दें। तो उसके बाद आपने वो पासपोर्ट जमा कराने होते हैं और उसके बाद आपका वीज़ा स्टैम्प होके आ जाता है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये मेरा केस AP के अंदर फंस चुका है तो इसमें कोई आपने टेंशन नहीं लेनी है, ये जो है वो नॉर्मल सी सिचुएशन है। आजकल इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर ये एक है कि आपको एट अ टाइम अप्रूवल बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर मिल भी जाता है तो भी आपका केस AP से स्टार्ट होता है और AP के बाद वो आपको वीज़ा देते हैं। डायरेक्टली आपको उनके सिस्टम पे लिखा हुआ नहीं आ जाता कि NVC के केस स्टेटस पे कि आपका वीज़ा इशू हो गया। पहले वो AP के अंदर जाता है और फिर उसके बाद जो है वो, क्योंकि वो आपकी स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, आपका बैकग्राउंड चेक कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो देखते हैं कि आपका कोई टेररिज्म एक्टिविटी तो नहीं रही है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें वो चेक करके जब वो अपने आप को फील करते हैं कि हाँ भाई ठीक है हमने इनका बैकग्राउंड चेक कर लिया, इसमें कोई मसला नहीं है, उसके बाद आपके पासपोर्ट पे जो है वीज़ा स्टैम्प होकर आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ इंटरव्यू में आपने घबराना नहीं है, जो वो पूछ रहे टू द पॉइंट बात करनी है। आप ये तो EB2 के बारे में बता दिया। IR1 से जो सवाल होते हैं कि आपने किस डेट को शादी हुई आपकी और कितना ड्यूरेशन हो चुका है आपकी शादी को, और किस तरह आप हमको जो वो प्रूफ दे, एविडेंस दे कि आपकी शादी में उनके साथ कोई पिक्चर्स हो, यानी कि आप अपना पिक्चर एल्बम ले जाते हैं अपने साथ ही। हमने बहुत सारे लोगों को देखा था वहाँ पर इस्लामाबाद एम्बेसी में जो है वो किसी की मिसेस है, वो पूरा अपना जो है वो मैरिज का जो है वो अपना
पूरा एल्बम लेकर आई हुई है ताकि वो अपने वीज़ा ऑफिसर को दिखा सके। तो वो एविडेंस इस तरह कि आपने सारी चीज़ें अपने साथ रखनी होती है। अगर आप IR1 से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस तरह की तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह सब साथ में ले जाना होता है। जो आपने DS-260 फॉर्म में जितना भी कुछ आपने उनको डिटेल्स प्रोवाइड किए, वो सारे सिविल डॉक्यूमेंट जो है वो आपने ओरिजिनल ले जाने होते हैं, पासपोर्ट और आपका CNIC के साथ। तो IR1 से भी जो है वो कोई इस तरह की वैसे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं करते, लेकिन बाज़ औक़ात ये करते क्योंकि आपका केस एफिडेविट और सपोर्ट कोई साल 2 साल हो जाए तो उसके बाद आपका इंटरव्यू आता है, तो वो कहते हैं कि यार हमें जो है वो करंट जो है वो उनका टैक्स रिटर्न चाहिए। तो आप कोशिश ये क्या करें, क्योंकि उनके पास अपडेटेड नहीं होता, तो आप कोशिश ये करें इंटरव्यू में जाने से पहले अपना हस्बैंड या अपने मिसेस का जो है वो करंट टैक्स रिटर्न लाजमी लेके जाए, क्योंकि वो इंटरव्यू ऑफिसर बाज़ औक़ात वो मांगता है, वो देखता है कि हाँ भाई ये इसकी इतनी इनकम है कि नहीं है अभी, तो उससे वो लेटर ऑफ एफिडेविट सपोर्ट जो है वो प्रूफ हो जाता है कि आपको ये सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह फैमिली कैटेगरी के अंदर भी अगर आपको किसी ने, आपकी फैमिली मेम्बर ने आपको जो है वो स्पॉन्सर किया है, तो उसमें भी यही सेम चीज़ है, आपने करंट डेट का जो है वो उनका टैक्स रिटर्न लाजमी ले जाना होता है जो उन्होंने लास्ट ईयर फाइल किया हो, क्योंकि उनके पास वो टैक्स रिटर्न करंट डेट का नहीं होता, तो वो ये मांगते हैं, उसमें फिर आपको AP के अंदर जो है टाइम लग जाता है। तो बजाय इसके कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग में टाइम लगे, आप वो डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाएं ताकि वो वीज़ा ऑफिसर के पास उसको करंटली वो आप उनको शो कर सके। अगर वो कुछ इस तरह के सवाल कर ले या वो कह रहे हैं कि यार आपका वीज़ा जो है वो करंटली हम जो है रिफ्यूज़ करते हैं, हमें जो है वहाँ का टैक्स रिटर्न चाहिए होगा, तो वो आप उनसे मंगवा के हमें सेंड कर दिए, तो वो आप अपने साथ रखेंगे, तो आप वीज़ा इंटरव्यू को बोलेंगे कि नहीं मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसकी कॉपी जब आप उनको प्रोवाइड कर देते तो वो उस वक्त सेटिस्फाइड हो जाते और फिर वो आपका पासपोर्ट रख लेते, अदरवाइज वो आपको पासपोर्ट रिटर्न कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस इंटरव्यू के प्रोसीजर में चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, और अगर फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो इस इंटरव्यू के पार्ट से रिलेटेड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लाके खड़ा किया, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर भी जो है अपनी नई वीडियो जो है वो बना के आपको उसकी डिटेल उसके बारे में आपको बता सकते हैं। तो उन तमाम तर गाइडेंस के लिए कमेंट में ज़रूर अपने, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर तमाम पाकिस्तानी और आउटसाइड द वर्ल्ड यानी कि सबकी जो है वो हेल्प करने के लिए बैठे हैं। तो आप लाजमी कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि कोई भी इस सिचुएशन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है तो उसको ये इससे हेल्प मिल सके। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इससे जो यानी कि अपने इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई तो वो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या हम अगले आने वाली वीडियोस में जो है उसको कवर अप कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हमारी अगली वीडियो पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।